जंगल की घास का सुनहरा भूरा रंग जो बारिश के गिरने से नरम पड़ गया था और जो फिर दोपहर के सूर्य की तेज तपिश से जलकर सूख गया था, उन पहाड़ियों के किनारों को ढकता था जो मानो इस जंगल से भरे इलाके में यूं ही अनियमित रूप से उठ खड़ी हुई हों। हर पहाड़ी के नीचे संकरी और तीखी घाटियां थी जिन्हें सदियों से होने वाले तूफानों की बारिश ने काट काट कर बनाया था। ये तूफान ऊंचे ढालों से टकराकर फट पड़ते थे और फिर कीचड़ भरी उफानती धाराओं के रूप में जंगल से ढकी ढलानों से नीचे बहते हुए घाटियों में उतर जाते थे, जहां वे मिलकर अंत में छोटी कल्याणी नदी की उत्तर पूर्वी शाखा का रूप ले लेते थे। इन छोटी घाटियों में झाड़ियां और लताएं भरी पड़ी थीं, जैसे कि केन बैम्बू, लैंटाना और किलर क्रीपर की बेलें, जिसने सचमुच अपने नाम को सही साबित किया है। कई वर्ष पहले किसी छोटे पक्षी ने शायद इसके भूरे बेर जैसे फलों में से कुछ खा लिए होंगे और फिर किसी हरी डाल पर आकर उसने विश्राम किया होगा। फलों का गूदा उसके शरीर में पच गया होगा, लेकिन बीज अपच रह गए होंगे। उसने अपने शरीर में से बीज हटाए होंगे। उन्हीं में से एक बीज उस विशाल वृक्ष के नीचे गिर पड़ा था जिस पर वह पक्षी बैठा था। फिर बारिश आई और वह छोटा बीज उत्पन्न होकर किलर क्रीपर लता का एक नन्हा पौधा बन गया। पर वह पौधा तेजी से बढ़ा और उसने एक महीने में अपनी पहली लताएं फैला ली, जिससे ये पहली बार प्रकट हुआ कि ये एक किलर क्रीपर बेल थी जो अपने भार को अन्य पौधों और पेड़ों पर टिकाकर चढ़ती थी। वह बढ़ती ही चली गई और पहले वर्ष के अंत तक उस बड़े पेड़ की एक तिहाई ऊंचाई तक पहुंच गई थी जिसने उसे सहारा दिया था। तब तक उसका तना आपकी बीच की उंगली जितना मोटा हो चुका था। 2 वर्षों में वह पेड़ की चोटी तक पहुंच गई थी, जहां से उसकी भूखी बेलें पास के अन्य विशाल वृक्षों की ओर बढ़ी थीं। और अब उस लता का तना आपकी कलाई जितना मोटा हो चुका था। साल दर साल बीतते गए और वह लता अब उस पुराने पेड़ को पूरी तरह ढक चुकी थी। उसे उसने अपने जाल में कसकर जकड़ लिया था। जो तना कभी आपकी उंगली जितना पतला था, फिर कलाई जितना मोटा हुआ, वह अब आपकी जांग जितना मोटा हो गया था और बढ़ते बढ़ते शरीर जितना चौड़ा हो गया। उसका भार अपार था। उसने अपने मेजबान पेड़ के तने और शाखाओं को और भी कसकर लपेट लिया था, यहां तक कि उसने पेड़ की मुलायम भारी छाल को चीरते हुए लकड़ी के गहरे रिदे तक अपने पंजे गड़ा दिए थे। धीरे धीरे पर निश्चित रूप से वह लता अपने मेजबान को जकड़कर उसकी जान ले लेती है। और एक दिन जब बारिश आती है तो वह विशाल पुराना वृक्ष जिसने कभी इस मासूम दिखने वाली लता को अपने नीचे आश्रय दिया था, अब धरती पर गिर पड़ता है, जिसे उसी शिशु पौधे द्वारा निगल लिया गया जिसे उसने कभी सहारा दिया था। गिरे हुए मलबे के बीच से किलर क्रीपर की बेलें फिर पास के पेड़ों के तनों की ओर भूख से बढ़ती हुई फैलती हैं, ताकि वही डरावनी कहानी फिर से दोहरा सकें और बार बार अपने नाम किलर क्रीपर को सही ठहरा सकें। घाटियों की घनी झाड़ियों के कारण वहां किसी मनुष्य का पहुंचना असंभव था और किसी बड़े जानवर का वहां घुस पाना तो लगभग नामुमकिन ही था। ये जगह चूहों और ऐसे ही छोटे जीवों का घर था और उन पर निर्भर रहने वाले अनेक प्रकार के सांपों का भी। वहां हमेशा हरियाली रहती थी, चाहे गर्मियों के सबसे सूखे और तपते महीने ही क्यों ना हो। आसपास की पहाड़ियों का भार जैसे धरती की नमी को निचोड़कर बाहर निकाल देता था, जिससे वहां के झाड़ झंकाड़ के बीच दलदली जमीन बन जाती थी, जहां दिन भर झिंगुरों की आवाजें गूंजती रहती और हमेशा संध्या सा अंधकार छाया रहता था। सूर्य की कोई किरण उस हरियाली की छतरी को भेद नहीं पाती थी। अगर कोई बीज अगर वहां गिरता है और अंकुर के निकलने में जरा सी देरी हो जाती, तो इसका मतलब था कि पास की कोई झाड़ी या किलर क्रीपर ने उसका अवसर छीन लिया था और पीछे रह गया पौधा हमेशा के लिए छांव और अंत में सड़न व मृत्यु के हवाले हो जाता था। लेकिन घाटियों के ऊपर पहाड़ियों की ढलानों पर दृश्य अलग था। वहां सूर्य निर्ममता से चमकता था और गर्मियों में पेड़ों की पत्तियां सूख कर गिर पड़ती थीं, जमीन पर एक सरसराती परत बनाती हुई,
जब तक कि बारिशें आकर उन्हें गलाकर खाद में न बदल दें, जिससे वही पेड़ फिर जीवन पा सके जिनसे वे गिरी थीं। पहाड़ियों की ऊंचाई पर वातावरण ठंडा था। गिरे हुए विशाल पत्थरों, काई और शिवालों का प्रदेश देखने को मिलता था। वहीं पेड़ों की डालियों से झूलते थे सुंदर ऑर्किड, और वहीं एक बड़ा नीला काला पक्षी, जिसे लोग विस्लिंग स्कूल बॉय कहते हैं, अपने अनोखे भटके हुए गुनगुनाते सुरों से जंगल की खामोशी को भर देता था, कभी भी एक ही धुन को दो बार ना दोहराते हुए। मेरी कहानी दोपहर के कुछ ही समय बाद शुरू होती है। विस्लिंग स्कूल बॉय, वह सीटी बजाने वाला पक्षी, अधिकतर अन्य पक्षियों और लगभग सभी जानवरों, बड़े और छोटे, के साथ अपनी दोपहर की नींद ले रहा था। वे सब किसी छायादार चट्टान के नीचे आराम कर रहे थे, जहां से ऊपर की ढलान से झरने जैसी एक बर्फीली स्वच्छ धार चट्टान की दरार से रिसकर नीचे बहती थी। हवा का शायद ही कोई झोंका महसूस हुआ। पेड़ों की टहनियां और ऊंची घास की नुकीली डंडियां स्थिर थीं, बिल्कुल निष्क्रिय। इस दोपहर के समय वातावरण में एक अजीब सी निस्तब्धता छाई हुई थी। यहां तक कि झिंगूर भी चुप थे और आसपास की कोई पत्ती नहीं हिल रही थी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरी दुनिया किसी गहरी सुस्ती में डूब गई हो। लेकिन कुछ देर बाद एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज रुक रुक कर आती थी, तेज, छोटे छोटे झटकों में। ये किसी के खोदने की आवाज थी, मानो कोई व्यक्ति या जानवर जमीन कुरेद रहा हो। और ये आवाज उस छोटी धारा के पार लगभग 50 गज की दूरी से आ रही थी। वहां उस पार मुझे एक आदमी दिखाई दिया, जो लगभग पूरी तरह छिपा हुआ था उन विशाल लिली के पत्तों के बीच, जो धारा के किनारों पर घनी मात्रा में उगी हुई थी। मुझे केवल उसके झटकेदार हाव भाव ही दिखाई दिए, वो भी तब जब वह अपने छोटे से लोहे के औजार यानी क्रोबार को चलाता था। वह काले रंग का आदमी, जिसने एक लंगोट पहना हुआ था, पूरी तरह से अपने काम में मगन था। बूढ़ा कोठंडा रेड्डी अपने गांव रंगमपेट से बहुत दूर आया था, लगभग 12 मील की दूरी तय करके। वह यहाँ कुलू जल वनस्पति के दुर्लभ बल्ब्स निकालने आया था, एक ऐसी जलई जड़ी बूटी जो अपनी अद्भुत और दुर्लभ शक्ति के लिए प्रसिद्ध थी, और जो इन विशाल लिलियों के बीच बीच में कहीं कहीं उगती थी। उसे बहुत सावधानी से कुल्लू पौधे को ढूंढना पड़ा था। इसकी 3 पंखुड़ियों वाली शेमरॉक जैसी पत्ती इतनी छोटी होती है कि ये अपने विशाल साथी पत्तों के नीचे लगभग पूरी तरह छिपी रहती है। जब वह इसे खोज लेता, तो उसे आसपास के पत्थरों को हटाकर गहराई तक खुदाई करनी पड़ती थी, ताकि वह पौधे की जड़ों तक पहुंच सके। इन जड़ों को बाद में पूरी तरह सुखाकर, पीसकर अमावस्या की रात जादुई मंत्रों के साथ सिद्ध किया जाता है। तभी ये औषधि अपनी पूर्ण शक्ति प्राप्त करती है। ये वशीकरण के उपयोग में काम आने वाली जादुई बूटी है। कहा जाता है कि इस चूर्ण की बस एक चुटकी अगर किसी प्रेमिका के भोजन में मिला दी जाए, या उससे भी बेहतर गुड़ से मीठी की गई बिना दूध वाली कॉफी में मिला दी जाए, तो ये स्त्री के मन में इतनी तीव्र वासना जगा देती है कि वह अपनी सारी संकोच की दीवारें तोड़कर पूरी तरह निडर और बेकाबू होकर अपने प्रेमी की बाहों में जा समाती है। ये मिश्रण निश्चय ही कुछ असर रखता होगा, या कम से कम उसकी ऐसी ख्याति तो है ही, क्योंकि बूढ़ा कोठंडा रेड्डी कई वर्षों से इसे बेचता आ रहा था। वह एक चुटकी 1 रुपए में बेचता था। उसे अपने गांव रंगमपेट में मौजूद कई नाजायज बच्चों पर एक गुप्त गर्व था, जो उसकी नजर में कूलू की जड़ों की प्रभावशाली शक्ति के जीवित प्रमाण थे। इस प्रकार कोठंडा रेड्डी अपने काम में पूरी तरह व्यस्त हो जाता था और गहराई तक खुदाई करता रहता था। उसके क्रोबार यानी कुड़ाल की मध्यम रुक रुक कर आने वाली टक टक की आवाज तेजी से बहती छोटी धारा के कलकल और गड़गड़ाहट भरे स्वर में लगभग दब जाती थी, पर पूरी तरह नहीं। और इसी खोदने की प्रक्रिया में वह ये नहीं देख पाया कि उसके ठीक ऊपर चट्टानी किनारे के ऊंचे भाग से उस पर दो दुष्ट और क्रूर आंखें घूर रही थी, जो ठंडी, निर्दय चमक से भरी हुई थी। वह प्राणी जो उसे देख रहा था, अपनी उपस्थिति का जरा सा भी संकेत नहीं दे रहा था। उसके गुफानुमा सीने और गले से कोई गरज या गुर्राहट नहीं निकली। उसकी आंखें
जो बेदर्दी और शिकारी सटीकता से चमक रही थी, एक पल के लिए भी नहीं झपकी। आखिरकार कोठंडा रेडी की लोहे की छड़ी मिट्टी को चीरते हुए नरम सफेद जड़ों तक पहुंच गई। उसने औजार को एक तरफ रखा और झुककर उस गीली मिट्टी में उतरा, ताकि उन जड़ों को सावधानी से कीचड़ से अलग कर सके। ऊपर की ओर छिपा उसके काम पर नजर रखने वाला वह प्राणी, जो अब तक उसके हर हाव भाव को ध्यान से देख रहा था, इस हरकत पर चौकन्ना हो उठा। वह जानता था कि अब यह आदमी सिर झुकाए और नीचे की ओर झुका हुआ था, और उसे किसी भी हालत में नहीं देख सकता था। उसकी लाल जीभ तेजी से उसके ऊपर के जबड़ों के होंठों को चाटी। फिर उस प्राणी ने अपने शरीर को और नीचे किया और तैयार हुआ उस पहले हमले के लिए, जिसने आगे चलकर उसे दुष्ट आत्मा, द इवल वन का नाम दिलाया। इसके बाद 20 गांव और कुछ बस्तियां, जो चित्तूर जिले के 3 जंगल क्षेत्रों, भकराकोट रिजर्व, चमाला घाटी और मामंदूर हाई रेंज की सीमाओं से सटे हुए थे, पूरी तरह से इस दुष्ट आत्मा की चपेट में आ गए थे। एक पल बाद सब कुछ समाप्त हो गया था। कोठंडा रेड्डी ने उस विशाल देह को कभी नहीं देखा, जो हवा को चीरते हुए उस पर टूट पड़ी थी। लेकिन एक क्षण के लिए उसने उसका भयानक भार जरूर महसूस किया था, और उसने अपनी खुली हुई पीठ व पहलू पर उन पंजों के गहरे घावों की जलती हुई पीड़ा भी महसूस की थी। पर वह पीड़ा बस एक पल की थी, क्योंकि अगले ही क्षण वे विशाल जबड़े, जो भारी दांतों से भरे थे, उन्होंने उसकी गर्दन और खोपड़ी के पिछले हिस्से को पूरी तरह तोड़ डाला था। इस तरह कौठंडा रेड्डी की मृत्यु हो जाती है, और वह उस क्षण को भी कभी महसूस नहीं कर पाया, जब उसने उस लोक में प्रवेश किया जहां उन औषधियों की कोई मांग नहीं थी और फूलों की जड़ों की कोई कीमत नहीं। काफी समय बीत गया था, इससे पहले कि रंगम पेट में किसी ने उस बूढ़े आदमी की कमी महसूस की। कौठंडा रेड्डी की ये पुरानी आदत थी कि कभी वह रहस्यमय जड़ें और जड़ी बूटियां खोजने के लिए जंगलों में भटक जाता, तो कभी आसपास के गांवों का चक्कर लगाता, जहां वह अपने मिश्रण, जादुई चूर्ण, ताबीज और मंत्रों वाली औषधियां बेचता था। इन्हीं कारणों से उसकी ख्याति दूर दूर तक महान तांत्रिक के रूप में फैल गई थी। और जब अंत में उसकी गुमशुदगी पर ध्यान गया, तब तक उसकी हड्डियां भी नहीं मिली, जिससे उसकी मृत्यु को दुष्ट आत्मा, द ईवल वन से जोड़ा जा सके। पर कई हफ्तों बाद दो घूमते हुए वनरक्षक जब पहाड़ी की ढलान पर चढ़कर उस छोटी धारा के किनारे ठंडे निर्मल पानी से प्यास बुझाने रुके, तो उन्होंने वहां कुछ देखा। मिट्टी में आधा धंसा हुआ एक लोहे का औजार, कुड़ाल, और उसके पास पड़ा एक फटा पुराना कपड़े का थैला, जिसे दीमकों ने लगभग चट कर लिया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि दीमकों ने उस थैले से बाहर गिरी सड़ी गली डरावनी दिखने वाली जड़ों को नहीं छुआ था, जो अब कीचड़ भरी जमीन पर बिखरी पड़ी थी। तभी दोनों वनरक्षकों को याद आया, कोठंडा रेड्डी तो काफी समय से लापता था। कुछ लोग कहते थे कि वह अचानक रंगम पेट छोड़कर कहीं चला गया था और अब लौटेगा नहीं। लेकिन अब पहली बार उन वनरक्षकों को समझ आया कि वह कभी वापस क्यों नहीं आया। ये स्पष्ट था कि यह दुखद घटना काफी समय पहले घट चुकी थी, और वहां कोई ऐसे निशान नहीं थे जो हत्यारे की प्रकृति या पहचान का संकेत दे सके। वन रक्षकों ने अपने इस खोज की रिपोर्ट रंगमपेट के पुलिस चौकी में दर्ज करवाई। इस दुष्ट आत्मा, द ईवल वन की गतिविधियों का कोई स्पष्ट या औपचारिक रिकॉर्ड उसके आरंभिक दौर में नहीं रखा गया था, लेकिन बाद की रिपोर्टों के अनुसार अगली घटना इस प्रकार घटी। फिर वही दोपहर थी, लगभग 3 बजे का समय था। 7 बैलगाड़ियों की एक कतार जंगल के भीतर से लौट रही थी, उसी उबड़ खाबड़ रास्ते से जो रंगमपेट तक जाता था। ये गाड़ियां पुली बोनू नामक जगह से आ रही थी, जो गांव से लगभग 7 मील भीतर जंगल में स्थित एक कुएं के पास था। रास्ते से लगभग एक चौथाई मील दूर और गांव से फोर्थ माइलस्टोन के सामने एक सदाबहार जलकुंड था, जिसे नरसिम्हा चेरुवु कहा जाता था। सातों आदमी अपनी गाड़ियां फोर्थ माइलस्टोन के पास रोकते हैं और वहां से 2 फरलोंग नीचे उतरते हैं, बातें करते हुए, ताकि उस हल्के गर्म भूरे पानी में अपने हाथ, पैर और चेहरा धो सकें। फिर वे पानी की एक मुट्ठी लेकर अपने होंठों तक लाते, मुंह कुल्ला करते और उसे वहीं कुंड में ठूक देते। अंत में वे सब जलकुंड के किनारे एक बबूल के पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर के लिए बीड़ी पीने लगे। बीड़ियां खत्म करने के बाद वे सब उठे और एक कतार में चलकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर लौट गए। वे सब सही सलामत पहुंच गए। कम से कम 6 तो पहुंच गए थे, लेकिन 7वां आदमी कहीं नहीं दिखाई दिया।
वो कहाँ गया होगा? कहीं किसी काम में तो नहीं अटक गया? बाकी के 6 साथी भारतीय ग्रामीणों की उस जानी पहचानी स्थिरता और धैर्य के साथ, जिन्हें समय की कोई जल्दी नहीं होती, सड़क के किनारे बैठ गए और उन्होंने फिर से बीड़ियां जला ली। बातों ही बातों में उनमें से एक ने कहा कि पुट्टू रेड्डी, जो लापता आदमी था, सबसे पीछे चल रहा था। उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा भी था और देखा कि पुट्टू रेड्डी बीड़ी सुलगाने के लिए रुक गया था। वह बहुत भारी धूम्रपान करने वाला आदमी था। समय बीतता गया, लेकिन लापता आदमी दिखाई नहीं दिया। सामान्य परिस्थितियों में वे उसका इंतजार अनिश्चित काल तक कर सकते थे, परंतु अब अगर वह ज्यादा देर तक रुके रहते तो अंधेरा हो जाता और रात में जंगल से निकलकर रंगमपेट के आसपास के खेतों तक पहुंचना खतरनाक होता। ये विचार उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने उसे पुकारना शुरू किया, पुट्टू रेडी, जरा जल्दी कर। अबे कहाँ मर गया है तू? पुट्टू रेडी, पुट्टू रेडी। लेकिन पुट्टू रेडी नहीं आया। छयों बैलगाड़ी चालकों पर अब घबराहट छा गई थी। अपने गुमशुदा साथी को खोजने के लिए उनके लिए वापस पानी के कुंड तक जाना अकल्पनीय था। शायद किसी दुष्ट आत्मा ने उसे पकड़ लिया था। उनमें से एक ने कहा कि शायद उसे किसी सांप ने डस लिया हो। दूसरे ने कहा शायद कोई बाघ उसे ले गया था, फिर कोई तेंदुआ या भालू। लेकिन अधिकांश लोग उसकी गुमशुदगी को अलौकिक शक्तियों का काम मान रहे थे। कुछ ही क्षणों में हर आदमी अपनी बैलगाड़ी पर चढ़ गया था और लगातार कोड़े मारकर जितनी तेजी से हो सके अपनी बैलगाड़ियों को खड़खड़ाते हुए आगे ले चले। फोर्थ माइलस्टोन पर अकेली रह गई थी पुट्टू रेड्डी की गाड़ी। उसके बैल धैर्यपूर्वक अपने मालिक का इंतजार करते रहे, पर वह कभी नहीं लौटा। रात होने पर ठंड बढ़ गई थी और ओस भी भारी थी। गाड़ी से जुड़े दोनों बैलों ने अपने मालिक को भुला दिया और उन्हें रंगमपेट के अपने सूखे आरामदायक अस्तबल याद आए। वे रात भर चलते रहे और सुबह लगभग 4 बजे गांव पहुंच गए। कोई बाग आसपास नहीं था, क्योंकि रास्ते में उन्हें किसी ने परेशान नहीं किया। इसके बावजूद पुट्टू रेड्डी भी बिल्कुल उसी तरह जैसे उससे पहले कोठंडा रेड्डी बिना कोई निशान छोड़े मानो हवा में गायब हो गया था, गायब हुआ। जब अगले 2 महीनों में तीसरा और फिर चौथा आदमी इसी तरह गायब हुआ तो लोगों ने कहना शुरू किया कि चमाला घाटी में कोई दुष्ट आत्मा भटक रही थी, जो हर बार अपने आने जाने का कोई सबूत नहीं छोड़ती थी, सिवाय इसके कि वे हर बार एक इंसान को अपने साथ ले जाती थी। तीसरा शिकार एक छोटा व्यापारी था, जो रंगमपेट से चने की बोरी लदी 10-12 गधों की टुकड़ी को लेकर 13 मील दूर उत्तर पश्चिम के एक छोटे गांव की ओर जा रहा था। उसे पोलीबुनु के कुएं पर दोपहर का भोजन करते देखा गया था, जो इस रास्ते के 7th माइलस्टोन से थोड़ा आगे था। वास्तव में उसने वहां डेरा डाले बांस काटने वालों में से एक से अपने लिए कुएं से पानी भरने को कहा था, क्योंकि उसके पास रस्सी नहीं थी। वह आदमी राजी हो गया और व्यापारी ने फिर पेट भरकर पानी पिया। फिर उसे अपने गधों को दोबारा लादते और उन्हें आगे हाँकते हुए देखा गया था। अगले दिन विपरीत दिशा से आने वाले कुछ यात्रियों ने देखा कि गधों का झुंड 10th माइलस्टोन के आसपास बिखरा हुआ था, लेकिन शांति से घास चर रहा था। उनकी पीठ पर चने की बोरियां अब भी थीं, लेकिन उनके मालिक का कोई पता नहीं था। चौथा व्यक्ति पुलीबुनु में ही गायब हुआ था और संयोग से वह वही बांस काटने वाला था जिसने गधों के मालिक के लिए कुएं से पानी भरकर दिया था। बांस काटने वालों का एक दल, जिसे पोलीबुनु के आसपास स्थित एक कूप में कॉन्ट्रैक्ट पर बांस काटने का काम मिला था, पिछले 1 महीने से वहां डेरा डाले हुए थे। जिस व्यापारी को उसने पानी पिलाया था उसके गायब होने के कुछ ही दिनों बाद यही बांस काटने वाला अपने साथियों के साथ पुलीबुनु के कुएं पर दोपहर का भोजन करने और पानी पीने के लिए इकट्ठा हुआ था। उसके बाद सभी लोग अपने अपने काम पर लौट गए थे, लेकिन शाम को जब दिन का काम खत्म हुआ तो वह अपने साथियों के साथ उन छोटी छोटी झोपड़ियों में वापस नहीं आया, जो उन्होंने अस्थायी रूप से सड़क के किनारे बनाई थी, और वह फिर कभी दिखाई नहीं दिया। दूसरे बांस काटने वाले तुरंत भयभीत नहीं हुए, बल्कि अगले दिन सुबह वे सभी एक साथ उसे खोजने के लिए निकले। वे उस जगह पहुंचे जहां वह बांस काट रहा था। थोड़ी दूरी पर उन्हें उसका कोयठा यानी काटने वाला चाकू मिला। उसके पास ही उसकी पगड़ी का सफेद कपड़ा पड़ा था, जो अभी भी उसके सिर के आकार में था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पगड़ी को सावधानी से उतारकर जमीन पर रख दिया हो, ना कि जैसे वह अचानक गिर गई हो।
हर जगह फैलकर उसके साथियों ने जंगल, जमीन, यहाँ तक कि पेड़ों की पत्तियां और घास के तिनकों तक को तलाश डाला, इस उम्मीद में कि कोई सुराग मिल जाए। अगर उस पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया होता तो निश्चित ही कोई ना कोई निशान होता, खून की एक लकीर, कोई पगमार्क या झाड़ियों में घसीटे जाने का कोई निशान। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने पगड़ी उतारी, साफ सुथरी तरह उसे जमीन पर रखा और फिर हवा में गायब होने का फैसला कर लिया हो। लेकिन कोई ऐसा नहीं करेगा, ना कर सकता था। और जब कोई हिंसा का निशान नहीं मिला तो उसके साथियों के मन में बस एक ही निष्कर्ष बचा कि फिर से किसी अलौकिक शक्ति ने ये काम किया था और उनके साथी को उसी तरह उठा लिया था जैसे उससे पहले छोटे व्यापारी को और उससे पहले गाड़ी वाहन को। यहां तक कि उनका प्रसिद्ध ग्राम जादूगर पोठंडा रेड्डी भी उन दुष्ट आत्माओं या उस एक दुष्ट आत्मा द ईवल वन के सामने असहाय था, जो अब उनके जंगलों में आ चुकी थी और शायद यहीं रहने के लिए आई थी। जब डर ने रंगमपेट के निवासियों को जकड़ लिया तो उसने सचमुच उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। सामान्य चिंता जल्द ही आतंक में बदल गई थी और आसपास के सभी गांवों में फैल गई। पुलिस को सचेत किया गया, साथ ही वन विभाग के अधिकारियों को भी, यहां तक कि चित्तूर के कलेक्टर को भी सूचना दी गई। लेकिन रंगमपेट के बुजुर्ग केवल सिर हिलाते रहे। पुलिस और दूसरे अधिकारी आखिर उस दुष्ट आत्मा के खिलाफ क्या कर सकते थे? स्पष्ट था कि इसका एक ही उपाय था, उस दुष्ट आत्मा को शांत करना। और उसे शांत करने का एकमात्र तरीका था बलि, रक्त की बलि। आसपास के पुलिस अधिकारी चिंतित हो उठे। ऐसी स्थिति में जब बलि की बात उठती है तो ये आशंका बनी रहती है कि भयभीत ग्रामीण कहीं ये ना सोच लें कि सामान्य बलि, जैसे मुर्गी या बकरी जिनका उपयोग नॉर्मल बलि क्रियाओं में किया जाता है, इस दुष्ट आत्मा को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उन्हें लग सकता था कि इस बार ऊंची श्रेणी की बलि आवश्यक थी, मानव बलि, शायद किसी बच्चे की। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी थी। इसलिए रंगमपेट के छोटे से पुलिस चौकी के इंचार्ज दफेदार, एक हेड कांस्टेबल, ने कृष्णप्पा रेड्डी को चेतावनी दी। कृष्णप्पा रेड्डी, जो नया गांव का ओझा, तांत्रिक और जादूगर बन गया था, क्योंकि पुराना कोठंडा रेड्डी की मृत्यु के बाद आसपास में वही अकेला योग्य व्यक्ति बचा था। दफेदार ने उसे साफ कह दिया कि अगर गांव का कोई बच्चा भी गायब पाया गया तो वे उसे बंद कर देंगे और बाद में उसे फांसी पर लटका देंगे। अपने पेशे पर इस तरह की रोक से कृष्णप्पा रेड्डी विचलित नहीं हुआ। उसने क्या निष्कर्ष निकाला ये ज्ञात नहीं है, लेकिन जल्द ही आदिराज, एक 9 वर्ष का लड़का जो चंद्रगिरी कस्बे की एक महिला अधीमा का बेटा था, उसके गायब होने की खबर मिली। चंद्रगिरी रंगमपेट से मुश्किल से 6 मील दूर था और जिला मुख्यालय भी। हर सोमवार वहां एक साप्ताहिक बाजार लगता था। आसपास के गांवों के लोग इस बाजार में जाते थे ताकि वे सामान खरीद सकें जो उनके गांव में नहीं मिलता था। और खास बात यह थी कि कृष्णप्पा रेड्डी को उसी सोमवार सुबह उसी बाजार में कई लोगों ने देखा था। छोटा लड़का अधिराज रविवार की रात अपनी मां के बगल में सोया था। सोमवार सुबह उसने कहा कि वह बाजार में घूमने जा रहा था, ये देखने कि वहां क्या नया आया था, और उसके बाद किसी ने उसे नहीं देखा। शुक्रवार तक अदीमा में इतनी हिम्मत नहीं आई थी कि वह पुलिस को बताए कि उसका बेटा सोमवार सुबह से गायब था। सब इंस्पेक्टर मामले की तलाश में उसने घोड़े द्वारा खींची जाने वाली 2 पहिए की गाड़ी को मंगवाया और गाड़ीवान को आदेश दिया कि वह घोड़ी को तेज दौड़ाकर 6 मील दूर रंगमपेट ले जाए। वहां पहुंचकर उसने कृष्णप्पा रेड्डी की झोपड़ी की बारीकी से तलाशी ली, उम्मीद करते हुए कि कुछ सुराग मिले, शायद खून लगा कपड़ा, चाकू, या उसके शरीर का कोई हिस्सा, जैसे उसका हृदय या अन्य कोई अंग जिनका उपयोग बलि क्रियाओं में महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं मिला। अपनी असफलता से बहुत आक्रोशित और निराश होकर खिंचे हुए सब इंस्पेक्टर ने कृष्णप्पा रेड्डी को हथकड़ी लगाकर वापस चंद्रगिरी अपने साथ ले गया और उसे 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक वहीं बंद रखा। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति आगे नहीं आया जिसने ये कहा हो कि उसने कृष्णप्पा रेड्डी को गुमशुदा लड़के अधिराज से बात करते देखा था। और भी बुरा ये था कि कोई ऐसा आदमी भी नहीं मिला जो कम से कम ये कह सके कि उसने दोनों आदमी और बच्चे को एक साथ देखा था। आखिरकार ये याद रखना चाहिए कि कृष्णप्पा रेड्डी एक जादूगर था। कहीं वह उस आदमी या औरत को श्राप न दे दे जिसने उसके खिलाफ सच या झूठ गवाही देने की हिम्मत की हो। 9वें दिन की सुबह सब इंस्पेक्टर ने जादूगर को छोड़ दिया।
और उसे कहा कि वह अपने गांव वापस 6 मील पैदल चला जाए। साथ ही ये भी आदेश दिया कि वह गांव से बाहर न जाए जब तक पुलिस इजाजत न दे। इस पर कृष्णप्पा रेड्डी ने रहस्यमय ढंग से कहा, लोमड़ी चालाक होती है साहब, लेकिन क्या वह सियार को मात दे सकती है? सब इंस्पेक्टर कई दिनों तक इन बातों पर सोचता रहा। क्या उसे सियार कहा गया था या फिर सिर्फ लोमड़ी? अधिराज के साथ आगे क्या हुआ ये कभी नहीं पता चल सका। अगर सच में उसे किसी गुप्त बलि में इस्तेमाल किया गया था तो शायद बुरी आत्मा ने उसे स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर पांचवा शिकार भी गायब हो गया था। इस बार शिकार एक औरत थी। वह उस जगह के पास गायब हुई जहां से एक पगडंडी रगीमन कोनार नाम के नाले की तरफ मुड़ती थी। ये जगह रंगमपेट से पुलिबुनू जाने वाले रास्ते पर पड़ती और गांव से सिर्फ 3 मील की दूरी पर थी। उस औरत का नाम वेंकटम्मा था। उसने अपने पति के लिए दोपहर का खाना तैयार किया था। उसका पति सुबह ही मवेशियों को जंगल में चराने ले गया था, जहां उसे चराई का अधिकार था। वेंकटम्मा दोपहर में खाना लेकर उस जगह निकली जहां मिलने का तय हुआ था। एक पवित्र पीपल का पेड़ जो रगीमन कोनार नाले के किनारे उगा था और जहां नाला करीब 30 फीट नीचे एक चौड़े रेतीले गड्ढे में गिरता था। उस गड्ढे में बरसात के मौसम में ही पानी भरता था। उसका पति गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी, और जितनी बढ़ती उसकी भूख उतना ही बढ़ता उसका गुस्सा, क्योंकि उसकी पत्नी अब तक खाना लेकर वहां नहीं पहुंची थी। उसने सोचा कि जब भी वह आएगी वह उसे अच्छे से पीटेगा ताकि आगे से वह समय पर आए। लेकिन वह पिटाई कभी नहीं हुई। वेंकटम्मा वहां कभी नहीं पहुंची। उस दोपहर वह चरवाहा बेहद गुस्से में झुंड को सामान्य समय से बहुत पहले ही घर ले आया। उसका इरादा था कि पहले देर से मिला दोपहर का खाना खाए और फिर अपनी पत्नी की वह पिटाई करे जिसे वह लंबे समय तक याद रखे। सिर्फ रोज वाली हल्की मार नहीं, बल्कि अच्छी खासी कुटाई। लेकिन एक बार फिर उसे निराशा ही मिली। ना तो खाना तैयार था और ना ही वेंकटम्मा घर पर थी। उसकी छोटी बेटी ने बताया कि माँ ठीक दोपहर को ही खाना एक मिट्टी के बर्तन में लेकर निकल गई थी। कुछ दिनों बाद खोज करने वालों को वह बर्तन टूटा हुआ मिला। वह पगडंडी के किनारे पर पड़ा था, पीपल के पेड़ से आधा मील दूर भी नहीं था, जहां चरवाहा पूरे दोपहर अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। लेकिन वेंकटम्मा का कोई निशान नहीं मिला। एक दिन मैं अपने एक भारतीय मित्र के साथ नागपटला के फॉरेस्ट बंगले में एक हफ्ते के लिए कैंप करने गया था। ये बंगला जंगल की सीमा पर बना है और रंगमपेट से 1 मील दूर है, पुलीबुनू जाने वाले रास्ते पर। मेरे आने का तरीका और इस यात्रा का उद्देश्य इस बार कुछ अलग था। हालांकि मैं आदतन अपनी राइफल साथ ले आया था, लेकिन ये कोई गंभीर शिकार यात्रा नहीं थी। मेरे दोस्त देव सुंदरम मुसीबत में थे और मैं उन्हें इससे निकालने में मदद करने के लिए नागपटला आया था। क्योंकि अजीब बात यह थी कि देव को काली खांसी हो गई थी और खुद उनके अनुसार उनकी उम्र 38 साल की ही थी केवल। मुझे बीमारियों के बारे में बहुत कम पता है और इलाज के बारे में तो उससे भी कम। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि काली खांसी आमतौर पर बच्चों की बीमारी होती है और बड़ों को बहुत कम होती है। फिर भी देव सुंदरम को यह बीमारी उनके अपने छोटे बेटे से पूरी तरह लग चुकी थी। बाजार में मिलने वाली हर दवा और हर उपाय आजमाया गया था, लेकिन किसी से भी उनकी खांसी, गड़गड़ाहट और तेज आवाज वाली हुपिंग कम नहीं हुई। एक शाम में बेंगलुरु में उनके घर उनसे मिलने गया। वह सोफे पर झुककर बैठे थे। उनकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई लग रही थीं और वे अजीब सी आवाजें निकालते हुए खांस रहे थे। हर झटके के बीच वे घबराकर हाथ हिलाते और हकला कर कहते, पास मत आओ, मुझे काली खांसी है, तुमको भी लग जाएगी, दूर रहो, दूर। उनकी पत्नी चिंता में डूबी हुई बोली कि उन्होंने हर दवा और कई डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन देव की हालत और बिगड़ रही थी। अब हुआ यूं कि कुछ साल पहले मेरे अपने बच्चे, मेरी बेटी जून और बेटे डोनाल्ड को काली खांसी हो गई थी। उसी समय मैं नागपटला जाने की अपनी शिकार यात्रा की तैयारी कर रहा था। मेरी पत्नी, जो थोड़ी बहुत नर्स भी है, ने कहा कि वहां का सूखा और गर्म मौसम बच्चों के लिए अच्छा रहेगा और बीमारी जल्द ठीक हो जाएगी। हम बच्चे साथ ले गए और वह सही निकली। दोनों बच्चों की खांसी 48 घंटों में ही लगभग बंद हो गई थी। मैंने ये बात श्रीमती सुंदरम को बताई। देव ने भी खांसने के बीच इतना समय निकाला कि मेरी बात सुन सके।
खुद जंगल प्रेमी होने के कारण वह बस हकलाकर इतना ही कह पाया, बहुत बढ़िया, आज ही चलते हैं। और फिर उन्हें एक और खांसी का जोरदार दौरा पड़ा। उन्हें इस हालत में देखना थोड़ा मजेदार लग रहा था और मैं हंसी रोक नहीं पा रहा था। बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें मेरे हंसने पर कुछ खास लगाव नहीं था। खैर, ये सब होने के बाद हम अगली सुबह नागपटला के लिए निकल पड़े। उन दिनों मेरे पास जो टी मॉडल फोर्ड कार थी, उसी में हम बेंगलुरु से बहुत जल्दी इसलिए निकले ताकि देव को रात की ठंडी हवा से बचाया जा सके। क्योंकि टी मॉडल फोर्ड अपनी खूबियों के बावजूद तेज चलने वाली गाड़ी नहीं थी। नागपटला की दूरी लगभग 170 मील की थी और अगर हम देर से निकलते तो देर रात तक भी वहां पहुंच नहीं पाते।